नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 21 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 22वें शिफ्ट यानी अंतिम शिफ्ट के सीडीपी पेपर सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा तर्क दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जिसमें बालक सबसे तीव्र गति से सीखते हैं और विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयामों को लेकर के अलग अलग क्रिटिकल पीरियड आता है। शैशवावस्था की अगर हम लोग बात करें तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था का प्रारंभिक बाल्यावस्था मिलाकर के ये माना जाता है कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है शुरुआत के 5 वर्षों में बन जाता है। यानी शुरुआत के 0 से 2 साल वो शैशवावस्था में होगा और 2 से 6 साल यानी कि वो जब पूर्व बाल्यावस्था में होगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल पीरियड है जब कि बच्चे तेजी से सीख रहे होते हैं, संज्ञानात्मक विकास तेजी से हो रहा होता है। और इसके अलावा जब किशोरावस्था में बालक जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की लिंग के आधार पर परिवर्तन होते हैं, यानी शारीरिक गतिविधियां उनमें तेज होती हैं। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं विकास के पार्ट हैं और इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तर्क देखिए क्या कहा जा रहा है। यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। बिल्कुल सही बात है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जीवन के कुछ शुरुआती वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी बच्चे को बनना होता है शुरुआत के 5 वर्षों में बन जाता है। यानी संज्ञानात्मक विकास सबसे तेजी से विकसित कब होता है? जब बच्चा का आयु 5 साल तक होता है। ठीक है, उसके बाद से यहां पर देखिए मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से, यानी कि धीरे धीरे ही सही लेकिन मस्तिष्क का विकास बाल्यावस्था में भी होता है और किशोरावस्था में भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं सही है, और ये सही इसलिए क्योंकि ये सही तरीके से विकल्प नंबर 1 की व्याख्या करता है, क्योंकि इसीलिए हमको बोला गया है कि बाल्यावस्था के साथ साथ किशोरावस्था भी संवेदनशील अवधि है, इसलिए इन पर विशेष तौर पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही तरीके से व्याख्या करता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? यानी पॉजिटिव वाला विकल्प हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाती हैं। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। जो भी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्था कहने का मतलब कि जो एक तरीके से चर्च होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, तो इन सब का हमारे जीवन में बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा किसी ना किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है और उस धर्म विशेष का को ही वो अपने संस्कृति के इर्द गिर्द देखता है। यानी कि उनके माता पिता के द्वारा जो त्यौहार मनाए जाते रहे होंगे या फिर उनके आसपास जो परिवेश में त्यौहार मनाए जाते रहे होंगे वो धर्म से जुड़ा होता है। जैसे कि जो हिंदू है वो होली मनाएगा, दिवाली मनाएगा, जो मुस्लिम है वो ईद मनाएगा, बकरीद मनाएगा, जो क्रिश्चियन है वो ईस्टर मनाते हैं, और साथ ही साथ एक तरीके से गुड फ्राइडे मनाते हैं, और 25 दिसंबर मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं। और इसी प्रकार से जो विशेष धर्म से संबंधित लोग जो हैं वो अलग अलग अपने धर्म के हिसाब से एक तरीके से त्योहारों को मनाते हैं। तो बच्चा किस त्योहार के संपर्क में आएगा ये इसका धर्म ही तो तय कर रहा है, यानी कि ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और विकल्प कह रहा है कि महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। तो यह भी गलत है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो प्रिंट मीडिया यानी पेपर की बात कर ली जाए या फिर डिजिटल मीडिया यानी कि टीवी की बात कर ली जाए, तो बच्चे टीवी में देख करके विभिन्न प्रकार के रियलिटी शो देखते हैं, उसी प्रकार से रिएक्ट करते हैं। कई बच्चे होते हैं टीवी में देख करके डांस सीख रहे होते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं समाजीकरण तो पार्ट है, महत्वपूर्ण संस्थान है, और यह विकल्प निगेटिव कह रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान है। प्राथमिक समाजीकरण की बात की जा रही थी, स्कूल को प्राथमिक समाजीकरण बताया जा रहा था, तो यह विकल्प निगेटिव है। बच्चे का जो विद्यालय होता है, स्कूल होता है, वो द्वितीयक समाजीकरण का पार्ट है, ना कि प्राथमिक। विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां, यानी प्रगतिशील कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों में परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है, तो केवल परीक्षा के लिए पढ़ने की बात की जा रही है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चा जो कुछ भी औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीख रहा है वो अपने जीवन में उतार पाए। केवल परीक्षा को पास करना उच्चतम उद्देश्य नहीं देखा जा सकता। निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 बच्चे की सक्रिय भागीदारी की बात करता है। विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि निष्क्रिय कह रहा था। दूसरा देखिए, उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनके परिप्रेक्ष्य में समझने का आधार बने। केवल परीक्षा में विद्यार्थी जिस प्रकार से उपलब्धि प्राप्त करेंगे उसी को माना जा रहा है कि बच्चे परीक्षा में अगर अच्छा नंबर पा रहे हैं तो योग्य हैं, और अगर अच्छा नंबर नहीं पा रहे तो योग्य नहीं है। तो केवल परीक्षा में पास होना ही अगर केवल पैमाना होता तो विभिन्न प्रकार के जो साइंटिस्ट हैं जो कि विद्यालय में अपने समय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो कायदे से तो उनको उस हिसाब से विज्ञान में इतना प्रगति करना ही नहीं चाहिए था। यानी कि ये होता है कि बच्चे का जो परीक्षा में परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो कुछ भी बच्चा विद्यालय में सीख रहा है क्या वो अपने जीवन में उतार पा रहा है अथवा नहीं उतार पा रहा है। जो भी विकल्प परीक्षा की बात करेगा वो विकल्प निगेटिव हो जाता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए और वे अपने महत्वपूर्ण समझे और अपने को महत्वपूर्ण समझे। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। कैसे? बच्चे का जो भावना है यानी जो उसका इमोशन है वो उसके संज्ञान से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चा दुखी है तो उसका फोकस पढ़ाई पर नहीं होगा, और अगर बच्चा खुशी की मुद्रा में तो उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा। यानी कि बच्चे की भावना को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा किसी भी प्रकार से अनकंफर्टेबल फील ना करे कक्षा में, ठीक है, और अपने आप को महत्वपूर्ण समझे बच्चा। इसके लिए जरूरी यह है कि सभी बच्चे को सम्मान की नज़र से एज ए टीचर हमें देखना चाहिए, और इसी के माध्यम से जो कक्षा का वातावरण है वो पॉजिटिव बनाया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D यानी कि 3D मॉडल दिखाया गया। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो देखिए, प्रश्न हमसे जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो जीन पियाजे के अनुसार देखिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। चौथा दिया गया है परिकल्पनात्मक चिंतन, यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन कर पाते हैं, लेकिन प्रश्न में हमसे ये बोला गया है कि जब उसको व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने के लिए बोला गया, उसके क्षेत्र से बनाने के लिए बोला गया, तब वो नहीं बना पाई, यानी अमूर्त चिंतन तो आया नहीं अभी बच्चे में, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। वस्तु स्थायित्व की बात की जा रही है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? जब बच्चा 2 से यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब होता है 2 से 7 साल में, तो उस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें यह होता है कि बच्चा अगर बेड पर कुछ सामान से खेल रहा है और बेड से सामान नीचे गिर गया, तो भले ही वो उसे देख नहीं पा रहा है, मूर्त अवस्था में देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसे पता होता है कि अभी भी वस्तु की एग्जिस्टेंस बनी हुई है, वो नीचे ही कहीं गिरा हुआ है। इसे ही वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा प्रश्न के अनुसार। जीववाद की बात की क्या होता है? जीववाद का मतलब ये होता है कि बच्चे के पास जो भी खिलौना है, चाहे हाथी हो गया या फिर ट्रेन हो गया, गाड़ी हो गया, उसको ये लगता है कि जिस प्रकार से मेरे अंदर जीवन है, मैं खाना खा रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, उसी प्रकार से उस गाड़ी में भी जीवन है और वो भी भोजन करेगा और ये सभी चीजें करेगा। इसीलिए आप बच्चे को देखते होंगे कि गुड्डे गुड़ियों को वो लोग नहला रहे होते हैं, खाना खिलाने की बात करते हैं, जिस प्रकार से उनके माता के द्वारा उनको ट्रीट किया जाता है, उसी प्रकार से वो गुड्डे गुड़ियों को भी ट्रीट कर रहे होते हैं। उन्हें यह लगता है कि जिस प्रकार से मैंने भोजन किया है, गुड्डे गुड़िया भी भोजन करेंगे, तो इसे जीववाद बोला जाता है। यानी कि खिलौने में भी जीवन संभव है, ये मानते हैं बच्चे, इसी को जीववाद बोला जाता है। तो प्रश्न के अनुसार यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, आत्म केंद्रीयता। आत्म केंद्रीयता का मतलब क्या हो गया कि बच्चा भीड़ में रहने के बावजूद भी केवल अपने में ही खोया हुआ है, इसे ही आत्म केंद्रीयता बोलते हैं, और इसी को जीन पियाजे ने आत्म केंद्रीयता बोला था। और चूंकि हमसे प्रश्न यही बोला गया, देखिए कि भिन्न जगह से देख रहे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मॉडल बनाने के लिए बोला गया तो बच्चा नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि वो अपने में खोया था। आत्म केंद्रीयता यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। यह जीन पियाजे ने कहा था। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेव वाइगोस्की ने इस बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया। देखिए, बच्ची ने जब खुद से प्रयास किया तो मान लीजिए वो अपने प्रयास से वो यहाँ तक पहुँच पा रही है, और मान लीजिए अगर उसको बाहर से हेल्प मिला, बाहर से कोई हेल्प मिला और उसके बाद से वो यहाँ तक पहुँच गई, यानी अपने प्रयास से जहाँ तक पहुँच पा रही थी और बाहर के हेल्प की वजह से जहाँ तक पहुँच गई, उनके बीच के क्षेत्र को ही लेव वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा था, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा था, जेडपीडी कहा था। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है। पारस्परिक यानी कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूछा जा रहा है, ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। तो सहयोग की भावना किस सिद्धांत में कहा गया है, तो ये लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में कहा गया है। उन्होंने कहा था कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी बच्चे समूहों में एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं, यानी परस्पर अध्ययन करते हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि की बात की जा रही है, हार्वर्ड गार्डनर इसका उत्तर नहीं होगा। अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत, सूचना इंफॉर्मेशन थियरी भी ये नहीं होगा। पहला देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत, तो लेव वाइगोस्की जो थे वो संरचनावाद से जुड़े हुए थे, तो व्यवहारवादी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोस्की के अनुसार बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने ही कहा था कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए ग्रुप में सीखते हैं, समूह में सीखते हैं, और उनके सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती हैं कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है, ध्यान से समझिएगा। जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया था उसमें जो हिंज की कहानी उन्होंने बच्चों को सुनाई थी और उसके बाद से उनकी प्रतिक्रिया जानी थी, उन्हीं हिंज की कहानी पर प्रतिक्रिया देते हुए रूही कहती है कि भले ही उसकी वाइफ जो थी वो बीमार थी, लेकिन चोरी करना कहीं ना कहीं गलत है, और वो ऐसा मानती है, जो रूही है वो बच्ची ऐसा मानती है कि चोरी करना गलत है किसी भी परिस्थिति में। तो वो किस अवस्था में, तो वो कानून व्यवस्था अभी नवीकरण में है, यानी पारंपरिक अवस्था में, कन्वेंशनल स्टेज में है, यानी कि जो चीजें समाज ने, कानून ने बना दी है कि हाँ ये चीजें गलत है, उसका किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस अवस्था को मान रही है कि भले ही उसकी वाइफ बीमार थी, भले ही उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन चोरी करना गलत है तो गलत है, ये माना जाता है किसमें, कानून व्यवस्था अभी नवीकरण में। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य। देखिए, दो प्रकार की बुद्धि होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। एक होता है अंतर्वैयक्तिक और एक होता है अंतःवैयक्तिक। आपके लिए बेटर ये होगा कि आप इसका अंग्रेजी में नाम जानिए। अंतर्वैयक्तिक को हम लोग अंग्रेजी में इंटरपर्सनल कहते हैं। इंटरपर्सनल जब भी शब्द आएगा तो वो दो लोगों के बीच में आएगा, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा BICS, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जब हम लोग किसी से इंटरेक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कम से कम दो लोग तो होने चाहिए, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। तो जब भी अंतर्वैयक्तिक की बात आएगी, इंटरेक्शन की बात आएगी, इंटरपर्सनल की बात आएगी, तो वो हमेशा दूसरे व्यक्ति की बात होगी, दूसरे व्यक्ति के अंदर के बुद्धि को जानने की, समझने की बात आएगी। और जब हम लोग अंतःवैयक्तिक बुद्धि की बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के इस सिद्धांत के अनुसार, तो वो खुद के बुद्धि की बात आएगी, खुद के बारे में जानने की बात आएगी, ठीक है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। यहां पर हमसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया। इंटरपर्सनल का मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति के बुद्धि के बारे में बात करनी होगी, ठीक है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि दृश्यात्मक स्थानक चीजों को सटीक देखने समझने की योग्यता, तो दृश्यात्मक तौर पर यानी कि देखने से यह जुड़ा हुआ है, तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं होता, हमारा उत्तर नहीं होगा। सार्थक एवं लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर की कुशलता के साथ उपयोग करना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार, देखिए यहां पर मैं बोला था ना, अपने व्यवहार की जब बात आएगी, खुद के व्यवहार की, खुद के बुद्धि की बात आएगी, तो वो किससे जुड़ा होगा, वो अंतःवैयक्तिक होता है। लेकिन प्रश्न हमसे अंतर्वैयक्तिक पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन, नियत को पहचानने और उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता, तो दूसरे की व्यक्तियों से जब भी जुड़ा हुआ विकल्प होगा वही हमारा अंतर्वैयक्तिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए किस और किस प्रकार के समावेशन को प्रोत्साहित करती है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि मानक निर्देशित, मानक निर्देशित, मानक शब्द जहां भी जुड़ जाए वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा।
मानक का मतलब कि एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देने की बात की जा रही है। आज हम लोग समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवण बाधित है। तो मान लीजिए एक एज ए टीचर मैं बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मौखिक तरीके से, तो क्या जो श्रवण बाधित बालक है, जो सुन नहीं सकता, क्या वो मेरे इंस्ट्रक्शन को समझ पाएगा? क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा है तो समझेगा कैसे? और अगर मैं कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बता रहा हूं तो क्या दृष्टिबाधित बालक मेरे इंस्ट्रक्शन को लिखे हुए चीजों को ब्लैक बोर्ड से देख करके समझ पाएगा? जब वो दृष्टिबाधित है तो समझ ही नहीं पाएगा। यानी मानक निर्देशित हो ही नहीं सकता। प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। जो मुख बधिर बालक होगा, जो बोल नहीं सकता और जो सुन नहीं सकता, उसके लिए साइन लैंग्वेज की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए मानक निर्देशन हो ही नहीं सकता। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से मानकीकृत परीक्षा की बात की गई है, तो क्या मैं मौखिक परीक्षा एक कक्षा में ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि समावेशी कक्षा है। जो श्रवण बाधित बालक है, कैसे वो मेरे प्रश्नों का सुन करके जवाब दे पाएगा? अगर मैं लिखित परीक्षा लेता हूं तो कैसे दृष्टिबाधित बालक पेपर पेंसिल पर परीक्षा दे पाएगा? इसलिए मानकीकृत परीक्षा हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मानकीकृत परीक्षा यहां पर भी है, एक ही विकल्प बचा, समूह कार्य और स्व आकलन। अब पढ़िए इसको। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और स्व आकलन के समावेशन को कहीं ना कहीं प्रस्तावित करती है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा और यही इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? समग्र मूल्यांकन यानी कि 360 डिग्री असेसमेंट की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है और इसी को ध्यान में रख करके हमें उत्तर ढूंढना होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना। केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ही, यही, ये जितने भी वर्ड होते हैं पूरे विकल्प को निगेटिव कर देते हैं। चूंकि प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। केवल शब्द आ गया, हमें पढ़ना ही नहीं है, विकल्प गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, सभी बच्चों के लिए मानकीकृत परीक्षण। अभी मैंने इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में बताया था कि मानकीकृत परीक्षा की जो भी बात करेगा वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, उसके हिसाब से उसका परीक्षण करना होता है। एक स्टैंडर्ड परीक्षा के माध्यम से सभी बच्चों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्य को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। यह किसका उदाहरण है? ये यानी कि देखिए, जब माता उपस्थित नहीं है, घर में अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से ये अपेक्षा की जाती है, लड़कियों से ये अपेक्षा रखी जाती है कि वह घरेलू कार्य यानी घर के कार्य काम काजों को संभालें और छोटे भाई बहनों की देखभाल करें। तो ये केवल लड़कियों से अपेक्षा की जा रही है, यानी लिंग के आधार पर कि उनकी माता का लिंग और उस लड़की का लिंग समान है, यानी कि वो कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर उससे भेदभाव की जा रही है कि अगर लड़की है तो ही वो घर का काम संभालेगी और अपने छोटे भाई बहनों को देखभाल करेगी। तो लिंग के आधार पर जब भी भेदभाव किया जाता है तो उसे हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया जेंडर रूढ़िवादिता, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी सतत और व्यापक मूल्यांकन करने की बात करता है, तो ये तो पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। ठीक है, चौथा विकल्प दिया गया है जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है, क्योंकि जो अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो जाहिर सी बात है जीवन पर्यंत के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। तो ये भी विकल्प पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। सहयोगी शिक्षण पर बल। आज हम लोग संरचनावाद को सपोर्ट करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी संरचनावाद को सपोर्ट करती है और संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थकों में से लेव वाइगोस्की माने जाते हैं। उनका यह मानना था कि बच्चे समूहों में एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं, तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव होगी, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, रट कर याद करने पर बल। तो रटना, याद करना, ये सभी वर्ड्स निगेटिव होते हैं जो कि पूरे विकल्प को निगेटिव कर देते हैं। चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य से सही है? वाइगोस्की के अनुसार हमें पॉजिटिव वाला चुनना है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, तो यह विकल्प निगेटिव है। लेव वाइगोस्की ये मानते थे कि जो बच्चे का भाषा है वो कहीं ना कहीं उसके संज्ञान को जन्म देता है, यानी कि बच्चे की भाषा संज्ञान को आगे बढ़ाती है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे बच्चे मान लीजिए 6 माह के हैं, तो अभी उनके पास अपनी कोई भाषा नहीं है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जब उन्हें भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं। जब वो रो रहे हैं तो वो उनके लिए लैंग्वेज है और उनकी माता
उनकी माता उसके रोने की वजह से उनकी माता को यह एहसास होता है कि हो सकता है बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए बच्चा रो रहा है। यानी कि भाषा के वजह से यहां पर संज्ञान हुआ उनकी माता को कि बच्चे को भूख लगी होगी। यानी कि भाषा और संज्ञान का आपसी संबंध होता है। और यह विकल्प क्या कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, तो ये स्वतंत्र नहीं होते बल्कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भाषा की संज्ञानात्मक विकास की कोई भूमिका नहीं होती है, तो यह भी स्वतंत्र बताने की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया कि भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा आती है। अब यहां पर भाषा की वजह से ही उसकी माता के मन में विचार आया कि बच्चे को भूख लगी होगी, तो ये बाधा कहां उत्पन्न हुई, ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। बिल्कुल सही बात है, भाषा से ही बच्चे के संज्ञान का विकास हो सकता है, ये लेव वाइगोस्की मानते थे। और चूंकि लेव वाइगोस्की के अनुसार ही प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षा की धारणा को दर्शाता है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। बिल्कुल सही बात है, बच्चे अपने परिवेश और अपने समुदाय से सीखते हैं, और इसीलिए शिक्षक के द्वारा बोला गया है कि आप अपने समुदाय या फिर परिवेश में इस प्रकार की चीजों के बारे में जानिए, जाकर के पूछिए, सीखिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, यह विश्वास कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और उससे संबंधित स्थापित करना महत्वपूर्ण है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना, यह भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे के विद्यालय को उसके परिवेश से जोड़ने के संदर्भ में, यानी परिवेश क्या है, बच्चे का स्थानीय ज्ञान, जो कुछ भी वहां पर वो देख रहा है वो उसका अनुभव हो गया, अनुभव यानी कि स्थानीय ज्ञान, उससे संबंध बनाने की बात कर रहा था। एनसीएफ के अनुसार ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। अंतिम वाला देखिए, विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज्यादा महत्व देना, तो ये विकल्प निगेटिव है। ज्यादा और कम महत्व देने की बात ही नहीं आती है। बच्चा औपचारिक तरीके से भी सीखता है, यानी विद्यालय में भी सीखता है, और अनौपचारिक तरीके से भी सीखता है। अगर केवल विद्यालय को महत्व देने की बात होती तो एनसीएफ ये कभी नहीं कहता कि विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात कभी नहीं करता। इसलिए यह विकल्प विद्यालय को कहीं ना कहीं ज्यादा महत्व देकर के उसका जो परिवेश था या फिर उसका जो एक तरीके से समाजीकरण है उसको कम महत्व दिया जा रहा है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। यानी कि 1, 2, 3 विकल्प इसका सही उत्तर है। देखिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, 1, 2, 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है। तो गणित से जुड़ी संक्रियाओं को करने में अक्षमता को हम लोग गुणज वैफल्य कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। जब वह 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। बाह्य निर्देश यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के वो खुद से बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उससे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रख सकते हैं। जब वो खुद से इंटरनली मोटिवेटेड होकर के चीज़ों को सीख रही है तो इसे हम लोग प्रतिभाशाली के कैटेगरी में रखेंगे। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि धीमी गति से सीखने वाली शिक्षार्थी, जब 3 साल में वो खुद से इंटरनली मोटिवेट होकर के गिटार बजाना सीख रही है तो वो धीमी गति से कहाँ सीख रही है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। कम बुद्धि लब्धि वाली बालिका, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि बुद्धि लब्धि जो होगी वो संज्ञान के विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर संज्ञान के विकास की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि बच्ची जो है वो गिटार बजाना सीख रही है जो कि संज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। स्वलीन की बात की गई है, यानी खुद में ही खोई रहती है, तो ऐसा नहीं है, यह भी विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर 1, 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्दिक को कम दिखाई देता है, यानी वो दृष्टिबाधित बालक है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार से यह पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई पड़ता है। देखिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, भौतिक नक्शों को पढ़ना जिनमें सूक्ष्म जानकारी दी गई है। अगर वो सूक्ष्म जानकारी को यानी छोटे छोटे फॉन्ट में लिखे हुए चीज़ों को पढ़ पा रहा है तो इस माध्यम से थोड़ी पता चलेगा कि वो दृष्टिबाधित है यानी कि वो तो सही तरीके से देख सकता है, इसका मतलब ये हुआ ना, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। बारीकी मुद्रण वाले कार्यपत्रक को तुरंत पूरा करना, तो जब बारीक मुद्रण यानी कि छोटे फॉन्ट प्रिंटिंग वाले चीज़ों को पढ़ पा रहा है तो ये दृष्टिबाधित कहाँ हुआ, ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। श्याम पट्ट पर लिखे हुए को दूर से स्पष्ट रूप से पढ़ना, तो जब दूर से भी पढ़ पा रहा है तो वो दृष्टिबाधित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, यानी बार बार हम लोग आंखों को बंद करते खोलते हैं या फिर हाथों से रब करते हैं
ताकि चीजें हमें थोड़ा क्लियर दिखे। इसी के माध्यम से टीचर को पता चल सकता है कि हार्दिक जो है वो कम देखता है, क्योंकि बार बार वो अपनी आंखें मिचका रहा था, यानी बार बार आंखें बड़ी करके छोटी करके वो देखने का प्रयास कर रहा था। इसी के माध्यम से पता चल सकता है कि हाँ, वो देखने में कहीं ना कहीं उसको समस्या है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है। ठीक है, चलिए, प्रेरक परिवेश यानी कि उनको मोटिवेट करने वाला इन्वायरमेंट कैसे बना सकती है दिव्यांग विद्यार्थियों को, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठ्यचर्या का अनुसरण करें। सख्त पाठ्यचर्या यानी कि रिजिड करिकुलम की बात की जा रही है, ये हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि मान लीजिए बच्चे किसी काम को करने में अक्षम है तो हम उससे जबरदस्ती थोड़ी कराएंगे कि नहीं तुम्हें करना ही है, क्योंकि ये करिकुलम का पार्ट था। करिकुलम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि प्रत्येक बच्चे अगर किसी अक्षमता से जूझ रहे हैं तो हम उनको जबरदस्ती ना करें किसी काम को करने के लिए। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। बच्चे से परामर्श करे बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद लेकर के, यानी आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक को ध्यान में रख करके हम लोग डिसीजन लेना होता है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि बच्चे से परामर्श लिया ही नहीं गया है, यानी कहीं ना कहीं बच्चे को इग्नोर करने की बात की जा रही है। यह बाल केंद्रित शिक्षा का विरोध है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, यह सुनिश्चित करके कि उसका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो। मानकीकृत आकलन हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि आप एक माध्यम से सभी बच्चों का परीक्षण कर ही नहीं सकते हैं, मूल्यांकन कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो वो ब्रेल लिपि की उसकी आवश्यकता है, कोई बच्चा श्रवण बाधित है तो उसके लिए विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता है, कोई बच्चा मुख बधिर है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज की आवश्यकता है। मानकीकृत आकलन हो ही नहीं सकता, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। वही मैं बोला था, पाठ्यचर्या जब फ्लेक्सिबल होगा तभी तो सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चला जा सकता है, यानी कि उसमें समायोजन किया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शामिल नहीं करती है, तो यह विकल्प निगेटिव है। समावेशी शिक्षक जो होते हैं वो बिना किसी योग्यता के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को साथ लेकर के चलते हैं। उस समावेशी कक्षा में प्रतिभाशाली बालक भी होगा, बहुत कमजोर बालक भी होगा, मध्यम बालक भी होगा और दृष्टिबाधित बालक भी होगा, मतलब शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक भी होगा, और साथ ही साथ ऐसे बालक भी होंगे जो कि विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार से जूझ रहे हैं। सभी को साथ लेकर के चली जाएगी, किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाता है। यहां पर प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करने की बात की जा रही थी, हमारा निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। यहां पर रीजन देखिए क्या दिया जा रहा है, समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। सिर्फ एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, केवल, यही, ही, जितने भी वर्ड होते हैं पूरे विकल्प को संकुचित कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए और आर दोनों गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है। परासंज्ञानात्मक कौशल को अंग्रेजी में मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, यानी जब बालक अपने ही विचार के बारे में, अपने ही थिंकिंग के बारे में विचार या फिर चिंतन करने के लिए सक्षम हो जाता है, तो अपने ही विचारों पर विचार करना ही परासंज्ञान कौशल कहलाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया, बिना संलग्नता के विषय वस्तु को कंठस्थीकरण, रटना, याद करना, कंठस्थ करना हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, दूसरों के व्यवहार की नकल करना। नकल करना यानी अनुकरण करने की बात की जा रही है, तो बच्चे अनुकरण करके नहीं बल्कि खुद करके सीखते हैं, यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना, यह भी हमारा उत्तर नहीं है। एक ही विकल्प बचा, अपनी ही सोच। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, अपने ही सोच के बारे में या फिर अपने ही विचार के बारे में, अपने ही थिंकिंग के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करना, यानी अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किस में सहायक होगा। संकल्पनात्मक मानचित्र क्या होता है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक विषय पढ़ाने के बाद, यानी एक टॉपिक पढ़ाने के बाद, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये मैंने आपको बताया। अब इसका प्रयोग करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र, यानी इसका प्रयोग करने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग आप अगले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कर पा रहे हैं या नहीं, इसी को संकल्पनात्मक मानचित्र बोला जाता है। यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं उसका अप्लाई कर पाना ही संकल्पनात्मक मानचित्र कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि मान लीजिए ये 60 अंश का है, ये 70 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का होगा, अगर आपने इसका उत्तर बता लिया, पहले वाले प्रमेय जो मैंने आपको बताया था, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, उसके आधार पर इसका मतलब कि आप संकल्पनात्मक मानचित्र बना पा रहे हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे।
हमसे क्या बोला जा रहा था, बनाने के लिए कहती है यह किस में सहायक होगा। पहला दिया गया संकल्पनात्मक मूल्यांकन संचालित कराने में, संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित कराने में। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट या फिर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से बच्चे का जो आकलन किया जाता है कि बच्चे को कहीं समस्या है या नहीं, इसको जानने के लिए। तो निश्चित तौर पर जब बच्चे को यह कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, और जब बच्चे से पूछा गया कि ये कोण दिया गया और इसका मान कितना होगा, तो बच्चा अगर इस सॉल्व कर ले रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन करने में ये कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट होगा। हमारा उत्तर होगा दूसरा। देखिए, विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना। मुख्य बिंदुओं का सार लिखना कहने का मतलब क्या हो गया कि जब बच्चा एक कॉन्सेप्ट समझ चुका है तो जाहिर सी बात है उस कॉन्सेप्ट के बारे में मेन पॉइंट क्या है उसके बारे में कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने की बात की जा रही है। बच्चे को अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा। विकल्प पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा तीसरा। देखिए, विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना। यह भी बात बिल्कुल सही है, बच्चे के मूल्यांकन में रूब्रिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारा उत्तर होगा चौथा। देखिए, विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए। कलात्मक योग्यता वो आर्ट से जुड़ा हुआ होता है, कला से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जो संकल्पना कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, ये इसमें कलात्मक योग्यता नहीं आता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, जहां शिक्षिका एकाधिकारीवादी और हमेशा आदेश देती है कि क्या किया जाना चाहिए। तो यहां पर टीचर डोमिनेंट है, यानी टीचर कहीं ना कहीं अपना आदेश पारित कर रही है जबरदस्ती बच्चों पर। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा का पूरी तरीके से उल्लंघन है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक केंद्र में होना चाहिए, बालक खुद करके सीखना चाहिए, और यहां पर टीचर का एकाधिकार है यानी कि डोमिनेंट है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, जहां शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है और विद्यार्थी निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि आज हम लोग सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने की बात करते हैं। निष्क्रिय वर्ड अपने आप में निगेटिव है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जहां मूल रूप से पठन कौशलों और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, नंबर प्राप्त करने पर केवल फोकस किया जा रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे रट कर भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसे हम लोग अधिगम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चा अगर रट करके नंबर पा रहा है, शिक्षा का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो केवल नंबर पाना नहीं है। जो कुछ भी बच्चा औपचारिक तरीके से सीख रहा है वो अपने व्यवहार में परिलक्षित कर पाए, ये होता है उच्चतम उद्देश्य। जहां पर भी नंबर पाने की बात आएगी वो हमेशा निगेटिव माना जाएगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है को ध्यान में रखा जाता है। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। सामाजिक टर्म किससे लिया गया, लेव वाइगोस्की, जो कि संरचनावाद से जुड़े हुए थे, और संवेगात्मक यानी कि बच्चे का जो इमोशन है वो उसके संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। यानी कि जब बच्चा खुश रहेगा तो जाहिर सी बात है चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर रहेगा, और जब दुखी रहेगा तो निश्चित तौर पर उसका पूरा जो फोकस होगा वो दुख के कारण पर होगा, ना कि सीखने पर। इस वजह से सामाजिक संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना यानी उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए। पहला दिया गया है इनाम और सजा। सजा हमेशा निगेटिव होता है, चाहे शाब्दिक हो या फिर शारीरिक हो, हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, ये भी निगेटिव है, हम कक्षा में एक दूसरे का कंपटीशन नहीं करा सकते, क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है। अब मान लीजिए कोई एक दिव्यांग बालक है, आप उसका शारीरिक परीक्षण करने के लिए एक नॉर्मल बच्चे के साथ कैसे कक्षा में दौड़ा सकते हैं या फिर फील्ड में दौड़ा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। या फिर मान लीजिए कोई एक दृष्टिबाधित बालक है, कोई एक श्रवण बाधित बालक है, कैसे आप मौखिक परीक्षा के आधार पर दोनों में कंपटीशन करा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों की जरूरतें अलग है। इस वजह से प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा हमेशा निगेटिव होता है। और वैसे भी अगर आप सभी बच्चे का एक के साथ कंपटीशन कराएंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रतिभाशाली बालक है वो तो आगे निकल जाएगा, और जो कम सीख पा रहा है वो कहीं ना कहीं निगेटिव इमोशंस उसमें जनरेट होगा कि एक तो मैं सीख नहीं पा रहा हूं, ऊपर से कक्षा में मेरी नंबर की तुलना करके बेइज्जती की जा रही है। तो जितना ज्यादा निगेटिव इमोशन बच्चे में जनरेट होगा वो उसके संज्ञान को निगेटिव तौर पर इंपैक्ट डालता है। इस वजह से प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, तुलनात्मक मूल्यांकन, फिर से तुलना करने की बात की जा रही है, एक दूसरे के नंबर की कंपैरिजन करने की बात की जा रही है, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सहयोगात्मक अधिगम। लेव वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे समूहों में एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं। लेव वाइगोस्की जो कि संरचनावाद के हिसाब से जुड़े हुए थे, उनके हिसाब से यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था आंतरिक यानी कि स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है, यानी कि कौन सा विकल्प है जो कि इंटरनल मोटिवेशन की बात करता है। इंटरनल मोटिवेशन यानी कि अगर बच्चा खुद से किसी काम को करने के लिए रुचि ले रहा होगा, जिज्ञासु होगा, तभी वो इंटरनली मोटिवेटेड होगा। बाकी बाहर से किसी इनाम की लालच में, किसी डर की वजह से अगर वो किसी काम को कर रहा है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन के तौर पर देखते हैं। प्रश्न हमसे इंटरनल के बारे में पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करिए क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है, अपने अध्यापक से वो वेरी गुड या फिर इस प्रकार की चीजें पाने के लिए वो इंप्रेस करने की कोशिश करिए। किसको? टीचर को। तो वो सीखने के लिए नहीं प्रयास करिए, वो टीचर को इंप्रेस करने के लिए प्रयास करिए। विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि इंप्रेस करना कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तीसरा देखिए, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करिए क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है। थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है, प्रयोग इसलिए कर रही है क्योंकि वो थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं थ्योरी से बचने के लिए वो प्रैक्टिकल कर रही है। तो ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए प्रयोग कर रही है। अच्छा ग्रेड लाना यानी कहीं ना कहीं इनाम की लालच है, अच्छा ग्रेड लाना नंबर की लालच है, इस वजह से ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करिए क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। अब देखिए, बच्चा जब भी किसी काम में उत्सुक होता है तो उत्सुकता की वजह से उसमें रुचि जन्म लेती है और रुचि की वजह से बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होता है। प्रश्न हमसे इंटरनली मोटिवेटेड के बारे में ही पूछा गया था। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है। संरचनावादी यानी कि अपने ज्ञान का निर्माण खुद सक्रिय माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से करने की बात करता है संरचनावादी शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु का नोट्स बना रहे हैं। तो यहां पर बच्चा अपने स्तर पर एक्टिव नहीं है, वो केवल और केवल उनके व्याख्यान को सुन रहा है और सुनने के दौरान वो निष्क्रिय बैठा हुआ था। ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लोग लेक्चर की बात करते हैं, व्याख्या की बात करते हैं, तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी में हमेशा निगेटिव सेंस में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ दोनों कहती है, यानी बच्चे की सक्रियता इंपॉर्टेंट है। जब टीचर लेक्चर दे रहा होगा कक्षा में, तब बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय होगा, यानी वह अपने ज्ञान का निर्माण कर ही नहीं रहा है। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं। रटना, याद करना, ये सभी वर्ड्स जो होते हैं निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा दे रहे हैं। तो रटना, याद करना हमेशा निगेटिव होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहती है। अब चर्चा और वाद विवाद करने का मतलब कि बच्चा खुद सक्रिय है, खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने अनुभव का निर्माण कर रहा है और अनुभव के हिसाब से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो उत्तर भी पॉजिटिव वाला ही होना चाहिए। पहला दिया गया, समूह में बातचीत को खंडित करते हुए सख्त बाहरी नियमों का निर्देश। सख्त हमेशा अपने आप में निगेटिव वर्ड है और एक तरीके से बच्चे जो बातचीत कर रहे थे, ग्रुप में बातचीत कर रहे थे, उसको खंडित किया जा रहा है, यानी उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको मना किया जा रहा है। तो लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे समूह में बातचीत के माध्यम से ही सीखते हैं और इसको रोका जा रहा है, तो विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सरल प्रकार्यों हेतु कक्षा को स्थायी क्षमता आधारित उप समूहों में विभाजित करना। स्थायी क्षमता आधारित, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी बच्चे की योग्यता के आधार पर उप समूहों में बांटने की बात की जाए, विभाजित करने की बात की जाए, तो वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है समावेशी कक्षा के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है कि बच्चे की योग्यता के आधार पर बंटवारा करना ही नहीं है, चाहे बच्चा योग्य है या फिर अयोग्य है या फिर जो भी है, सबको साथ लेकर के चलना है। योग्यता के आधार पर हमें बंटवारा करना ही नहीं है। यहां पर विभाजित करने की बात कर रहा था, बंटवारा करने की, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्रदर्शन में वृद्धि के लिए समूहों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की बात की जा रही है। प्रतिस्पर्धा जब भी बढ़ाया जाएगा तो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। कैसे निगेटिव होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर कक्षा में आप सभी बच्चों का कंपटीशन करा रहे हैं तो जो प्रतिभाशाली बालक है वो तो अच्छे तरीके से समझ सकता है, लेकिन जो कमजोर बालक है कहीं ना कहीं जब उसका कंपटीशन कराएंगे तो एक तो नंबर कम पाएगा, और जब नंबर कम पाएगा और आप उसका कंपटीशन कराएंगे यानी नंबर्स की तुलना करेंगे तो उसके मन में निगेटिव इमोशन जनरेट होगा कि एक तो मैं सीख नहीं पा रहा हूं, ऊपर से कक्षा में मेरी बेइज्जती की जा रही है नंबर की तुलना करके, प्रतिस्पर्धा करके, कंपटीशन करके। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुधा कुंभकार और कुंभ एक रूपक उपयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती थी और कुंभ रूपी विद्यार्थी
को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समस्यावादी क्यों है? ध्यान से समझिएगा। पहले हमारे देश में, हमारे समाज में ये परिकल्पना थी कि जो टीचर होता है वही सक्रिय भागीदारी केवल उसकी रहती है और जो बच्चा है वो निष्क्रिय रहता है और उनमें ज्ञान को ट्रांसफर किया जाता है, उड़ेला जाता है। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। और उसमें बच्चे जो हैं वो निष्क्रिय बने होते हैं। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट समस्यावादी क्यों है? समस्यावादी इसलिए कि ये व्यवहारवादी मानते थे कि बच्चे निष्क्रिय होकर के टीचर सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उनको ज्ञान देते हैं। लेकिन जब कहीं ना कहीं संरचनावाद आया तो वो ये मानने लगा कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी कि बच्चे कोई पेन ड्राइव थोड़ी है कि लैपटॉप कंप्यूटर में लगाइए और डेटा को ट्रांसफर कर दीजिए, यानी कि ज्ञान को उड़ेल दिया जाएगा। बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। और चूंकि पहले का ये समाज ये मानता था कि उनको ज्ञान ट्रांसफर किया जाता है, उड़ेला जाता है, इसलिए इसको समस्यावादी माना जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, यदि बच्चे शिक्षा की बात निष्क्रिय रूप से सुनते रहेंगे तब अधिगम भली प्रकार से संपादित होगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, निष्क्रिय करने की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में किसी सामग्री या शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो टीचर को यहां पर इग्नोर करने की बात की जा रही है, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में भी बालक और टीचर दोनों प्रमुख है। केंद्र में बालक होता है, लेकिन टीचर की भूमिका यह होती है कि बच्चे को लगातार ऑब्जर्व करे कि कहीं गलत डायरेक्शन में खुद करके तो नहीं सीख रहा। अब जैसे मान लीजिए कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यह होता है कि बालक खुद करके सीखेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि टीचर उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देगा कि नहीं नहीं आप जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। केमिस्ट्री के लैब में अगर बच्चा अपने मन मर्जी से कुछ केमिकल मिला दे और धमाका हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यानी कि एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी है कि बालों को करके सीखने का मौका तो दीजिए, लेकिन एज ए टीचर हमें उसको ऑब्जर्व भी करना होगा कि बच्चा कहीं गलत डायरेक्शन में आगे तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं गलत संकल्पना तो नहीं बना रहा है अपने मन में। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है। यानी टीचर भी आवश्यक है। और विकल्प कह रहा था टीचर आवश्यक नहीं है, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चे भोले भाले हैं और वो कुछ भी शिक्षा की मदद के बिना नहीं सीख सकते। यहां पर यह कहा जा रहा है कि बिना टीचर के मदद के बच्चा सीख ही नहीं सकता। तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है सक्रिय भागीदारी के माध्यम से। ठीक है, तो विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं। यानी बच्चे का खुद का अपना अनुभव होता है और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि ये जो पहले वाली अवधारणा है वो समस्यावादी क्यों है? तो समस्यावादी इसीलिए है कि बच्चे यहां पर सक्रिय नहीं थे पहले के समाज में, लेकिन आज जो संरचनावाद ये मानता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के कार्य में जो त्रुटि बच्चे करते हैं उसके बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता को दर्शाती है। तो यह विकल्प निगेटिव है। बच्चे के द्वारा की जा रही त्रुटि भी कहीं ना कहीं उनके प्रयास की वजह से हुई है। बच्चा कुछ प्रयास किया होगा तभी वो त्रुटि कर रहा होगा। यानी त्रुटियों के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। एक मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे बच्चे इस बार सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं और पिछली बार भी दिए होंगे, और बहुत सारे बच्चे उसमें असफल भी हुए होंगे। आप असफल हो गए, ये आपकी त्रुटि है। बावजूद इसके आपको व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ होगा कि पिछली बार मैंने ये गलतियां दोहराई थी जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ था, इस बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। यानी आपने पिछली बार भी प्रयास किया था और आपके प्रयास के माध्यम से जो आपको अनुभव हुआ वो आपके व्यवहार में परिवर्तन के तौर पर देखा जाएगा। अधिगम का परिभाषा ये कहता है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। यानी कि भले ही आप पिछली बार सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बावजूद इसके आपको कुछ ना कुछ नई चीजें जानने को मिला, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि ये गलतियों की वजह से मैं रुक गया था, असफल हो गया था, यानी वो गलती अब मैं नहीं दोहराऊंगा। यानी आप गलती किए बावजूद इसके आप सीख रहे थे। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि निम्नता यानी तुच्छता को दर्शाती है। यानी कोई बच्चा असफल हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी बुद्धि कम है। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, आवश्यक रूप से शिक्षा की तैयारी की कमी को दर्शाता है। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। मतलब कहने का मतलब कि अगर बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है तो पूरी तरीके से शिक्षक की ही गलती मानी जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा कर देना चाहिए। निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा कर देना चाहिए। यहां पर इग्नोर करने की बात की जा रही है। बच्चा अगर निराश है तो उसको दूर नहीं करना चाहिए, इस सेंस में कहा जा रहा है। तो यह विकल्प निगेटिव है। निराशा जो है वो निगेटिव इमोशन है, और जो भी निगेटिव इमोशन होता है वो बच्चे के
संज्ञान को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा। जब यहां पर हम उसके निगेटिव इमोशन को इग्नोर कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा और चीजों को सीखने में परेशानी होगी। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। अब बच्चे त्रुटि क्यों कर रहे हैं, यहां पर सबसे पहले एनालिसिस करने की जरूरत है एज ए टीचर हमें, कि क्या कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आया है अथवा नहीं। अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं जिसमें से 40 बच्चे सेम गलती दोहरा रहे हैं, इसका मतलब तो यह है कि टीचर ने सही विधि से बच्चों को नहीं पढ़ाया, तभी तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट उसी गलती को दोहरा रहे हैं। तो पहले एनालिसिस की जरूरत है, उसके बाद से इस मुद्दे पर बातचीत करने की आवश्यकता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है, या फिर इस पर बातचीत करने की आवश्यकता है जिसमें बच्चे भी सक्रिय भागीदारी लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को संवर्धन कर सकती है। समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को कौन बढ़ा सकती है, यह विकल्प हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने और प्रत्यास्मरण करने को गृह कार्य देना। प्रत्यास्मरण को अंग्रेजी में रिकॉल कहते हैं, यानी चीजें रटने से संबंधित है। और अंत में दिए गए प्रश्नों में यहां पर कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा उस चैप्टर को पढ़ चुका है और पढ़ने के बाद से उस चैप्टर में जो कुछ भी उसने पढ़ा होगा उसी के हिसाब से उसको उत्तर देना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग वहां पर होगा जहां पर बच्चे की मौलिक विचारों की बात की जाएगी। यहां पर बच्चा जो प्रश्न का उत्तर देगा वो जो भी पाठ उसने पढ़ा है उसके आधार पर देगा, अपने मौलिक विचारों का प्रयोग ही नहीं करेगा। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण। तो यहां पर भी व्याख्यान विधि का जब भी प्रयोग किया जाएगा प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पहला देखिए, विद्यार्थी को स्वयं से पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करने से बचना। चर्चा करने से बचने की बात की जा रही है। लेव वाइगोत्स्की कहते थे, जो कि संरचनावाद से जुड़े हुए थे, उनका यह मानना था कि बच्चे समूह में चर्चा करके सीखते हैं, बातचीत करके सीखते हैं, और ये चर्चा करने से मना कर रहा है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। यानी कि जब बच्चे चर्चा करेंगे तो एक तो सक्रिय हैं, साथ ही साथ जब बच्चे से सवाल पूछा जाएगा तो अपने मौलिक विचारों के माध्यम से वो उसका उत्तर ढूंढेंगे। यहां पर मौलिक विचार आएगा, यानी बच्चे को क्रिटिकली थिंकिंग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।